हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में। मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं राजस्थान सीईटी के विज्ञान विषय के साथ। विज्ञान विषय से संबंधित जो प्रश्न आने वाले हैं वो है कम से कम 10 से 12, और उसका जो नोटिफिकेशन में सिलेबस आपने देखा इससे पहले जारी कर रखा है। पिछली बार जो एग्जाम हुए उसके अंदर आपने देखे 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ऐसी विज्ञान के पूछे हुए हैं जो दैनिक दिनचर्या के अंदर अपने यूज करते हैं। अपने उसी से संबंधित आज चर्चा करेंगे। और आज अपने एक टॉपिक लेके आए हैं रक्त समूह। कौन सा? रक्त समूह से क्वेश्चन जो है वो मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, उसके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं अपने। तो इसमें आपको ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें अपने को इंजीनियर नहीं बनना है। आपसे सिर्फ और सिर्फ दैनिक दिनचर्या में जो साइंस यूज होती है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं आज। तो रक्त समूह के ऊपर। रक्त समूह देखो, हर व्यक्ति है, चाहे कोई जीव है या जंतु है, उसको जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है कि अपने कह सकते हैं जरूरी तत्व जो है वो है ये। इसके बिना व्यक्ति का जीना या किसी जीव का जीना संभव नहीं है। तो सबसे पहले अपने इसी के ऊपर चर्चा करते हैं आज। तो चलते हैं। रक्त जो है एक क्या है? संयोजी ऊतक है। क्या है बच्चे? एक संयोजी ऊतक है। क्या है? एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब ये है कि ये दो तंत्रों को आपस में जोड़ता है, यानी कि एक जगह से स्टार्ट होता है और दूसरे अंगों तक ये क्या करता है, उन तक पहुंचाता है। इसलिए इसको संयोजी ऊतक कहा गया है। क्या कहा गया है? संयोजी ऊतक कहा गया है। और ये जो मिला बना होता है प्लाज्मा और जो रक्त कणिकाएं होती है इनसे मिलकर बना होता है। अब यहां क्वेश्चन आ गया, देखो दो क्वेश्चन तैयार हो गए। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है। दूसरा प्रश्न, रक्त किन से मिलकर बना होता है? प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। सिंपल सा। ओके, हाँ जी। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है? ये लाल रक्त कणिकाएं क्या है? एक तो होती है लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें अपने कह देते हैं आरबीसी। एक होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं। और एक होता है बिंबाणु जिन्हें अपने प्लेलेट्स कह देते हैं। जो आरबीसी होता है ये गैसों का परिवहन और विनिमय करता है। जो गैसें होती हैं अपने शरीर के अंदर, जैसे O2 CO2 है, उसके परिवहन का जो काम है वो कौन करता है? आरबीसी करता है। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं। ओके। और जो रोगाणुओं से रक्षा करने का काम करती है वो है डब्ल्यूबीसी। कौन सी है? डब्ल्यूबीसी है। यानी कि अपने रोगाणु से जो भी कोई भी रोगाणु अपने शरीर में अटैक करेगा तो उससे लड़ने का जो काम है वो कौन करेगा? डब्ल्यूबीसी करेगी, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं करेगी। और जो बिंबाणु होते हैं ये रक्त वाहिनियों की सुरक्षा और रक्त स्त्राव को रोकने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। क्या करते हैं? बिंबाणु का काम क्या है? ये रक्त वाहिनियों की सुरक्षा करता है और जो रक्त स्त्राव होता है उसे रोकने में क्या करती है? मदद करती है। ये चीज ध्यान रखना है। ओके, तो यहां नए 3 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। यानी कि कह दे कि गैसों का परिवहन या विनिमय किसके द्वारा किया जाता है? आरबीसी के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीसी, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। ओके, हाँ जी। और रोगाणुओं से रक्षा किसके द्वारा होती है? तो किसके द्वारा? श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, हाँ जी। और बिंबाणु रक्त वाहिनियों की सुरक्षा या रक्त स्त्राव में मदद कौन करता है? तो कौन करता है? प्लेलेट्स। कौन करता है? प्लेलेट्स या बिंबाणु कह सकते हैं अपने। क्या कह सकते हैं? बिंबाणु। ओके, तो ये सिंपली ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ज्यादा आपको हाई फाई साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं अपने जो रक्त समूह है इससे संबंधित मोस्टली क्वेश्चन जो है वो बनते हैं और मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। रक्त समूह से
जो क्वेश्चन है वो मोस्टली क्या है, पूछे जाते हैं। जो खोज करता है इसके वो कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर। कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर, नाम याद रखना है। यानी कि रक्त समूह का जो खोज करता है वो कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर। कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर। और इसे रक्त समूह के अंदर मुख्यतः दो अपने पास क्या है, यूं कह सकते हैं दो तत्व जो है वो ये है, एक तो है प्रतिजन और एक होता है प्रतिरक्षी। एक तो क्या होता है, प्रतिजन और एक होता है प्रतिरक्षी। प्रतिजन एंटीजेंस बोल सकते हो इसको, और प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज। क्या है, एंटीबॉडीज। एग्जाम में दोनों नाम दे दिए जाते हैं। कई बार प्रतिजन की जगह आपको एंटीजन लिखा होगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। प्रतिजन को ही हम क्या बोलते हैं, एंटीजेंस बोलते हैं, और प्रतिरक्षी को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं। ओके, हाँ जी। जो एंटीजन जो होते हैं अपने वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो ए और बी, और कैपिटल अक्षर में ध्यान रखना इनको। ये क्या है, बड़ा ए और ये बड़ा बी। ओके, दो होते हैं। यानी कि प्रतिजन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। ऐसे ही प्रतिरक्षी जो है एंटीबॉडीज है वो भी दो प्रकार के हैं, ए और बी। इनको स्मॉल ए और बी में याद रखना है अपनी। स्मॉल ए और बी क्या होते हैं, प्रतिरक्षी, और कैपिटल ए और बी क्या होती है, प्रतिजन। क्या होते हैं, प्रतिजन होते हैं। ओके, अब पहले अपने बात करते हैं प्रतिजन की, एंटीजन। ये आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन किसके रूप में, ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में उपस्थित होता है। किसकी उपस्थिति में, ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थित रूप में क्या होता है, उपस्थित होता है। और दूसरा आता है प्रतिरक्षी। ये प्लाज्मा में, ये क्या होता है, प्लाज्मा में उपस्थित जो प्रोटीन होती है वो क्या है, प्रतिरक्षी है। वो क्या है, प्रतिरक्षी है। तो याद रह जाएगी बात। सिंपल सी क्वेश्चन है, आपको सिंपल वे में इसको तैयार करना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिजन जो है वो क्या है, आरबीसी पर उपस्थित होते हैं। प्रतिजन कहां, आरबीसी पर। अभी देखा हमने, देखो प्रतिजन कहां, आरबीसी में। ओके, हाँ जी, आरबीसी पर उपस्थित होते हैं। और जो प्रतिरक्षी होते हैं ये प्लाज्मा में होते हैं। कहां होते हैं, प्लाज्मा में। याद रह जाएगी बात। जो प्रतिजन होता है वो तो कहां उपस्थित होता है, आरबीसी में, और प्रतिरक्षी जो होता है वो कहां होता है, प्लाज्मा में। कहां होता है, प्लाज्मा में। ओके, हाँ जी। प्रतिजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो अपने रक्त समूह है इनको चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, चार भागों में बांटा गया है, ए बी और ओ। इसको अपने जो चार भाग है इनको शॉर्टकट में बोलते हैं एबीओ। एबीओ रक्त समूह, एबीओ रक्त समूह। याद रखना है आपको, किस रूप में, एबीओ रक्त समूह के रूप में इनको पढ़ते हैं अपने। एबीओ का मतलब ए आ गया, बी रक्त समूह है, और ए बी रक्त समूह है, और ओ अलग हो गया। क्लियर। इस एबीओ से ये चार बनाए हैं, समझ गए। याद रखना है ये जो चार रक्त समूह अपने पढ़ते हैं ये चार रक्त समूह किससे बने हैं, एबीओ रक्त समूह से बने हैं। ओके, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट। अब जो रक्त समूह है इनके अंदर किस में कौन सा प्रतिजन है, कौन सा प्रतिरक्षी है, ये बात महत्वपूर्ण है। ये बात क्या है, महत्वपूर्ण है। इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ये बात क्या है, महत्वपूर्ण है। ओके, जैसे रक्त समूह ए की बात करें तो इसमें प्रतिजन ए है। देखो सिंपली वे में याद रखना है, क्या है, ए है तो प्रतिजन क्या आएगा, ए आएगा। ओके, और प्रतिरक्षी क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। और ऐसे ही बी में देखो, बी के अंदर बी है, देखो एंटीजन तो बी है और प्रतिरक्षी क्या है, ए है। ये देखो उल्टा याद रखना है। अगर प्रतिजन तो है जो रक्त समूह है वैसा सेम का सेम क्या आ जाएगा, प्रतिजन आ जाएगा, यानी कि एंटीजन आ जाएगा। और जो एंटीबॉडीज है वो इसके उल्टा होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण देखिए। जैसे आपके पास ये रक्त है और ये एंटीजन है, क्या है, एंटीजन है। अब इसके ऊपर है इस तरीके से क्या आ गया, एंटीबॉडीज आ गया।
तो जैसे ही एंटीबॉडीज आया इस तरीके से, तो इसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, उसको नाड़ी जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, और ब्लॉक होने के कारण जो रक्त है उसका प्रवाह जो है वो रुक जाएगा, और जब रक्त प्रवाह रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा, बंदा ऊपर चला जाएगा, सीधा कहाँ, ऊपर चला जाएगा। ओके, तो इसलिए क्या ध्यान रखना है, जो रक्त समूह है उसमें सेम वही क्या होता है, एंटीजन होता है, और उसके विपरीत जो होता है वो क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। ओके, हाँ जी, ऐसे ही ए बी है, इसके अंदर प्रतिजन क्या आ गया, फिर ए बी। ओके, जब दोनों ए बी आ गए तो यहाँ एंटीबॉडी जीरो रहेगा, यानी दोनों में से कोई नहीं आएगा, अनुपस्थित रहेगा। क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, ध्यान रखना है, क्या रहेगा, अनुपस्थित, क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। क्यों, दोनों आगे देखो, और दोनों आगे तो एंटीबॉडीज भी अपने पास ये दोनों ही थे, दोनों में से आए कौन, जब ये दोनों आगे ए और बी, तो एंटीबॉडीज भी ए और बी है, तो इनमें से कौन सा है, अगर ए आए तो भी इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज आ जाएगा, अगर बी आए तो भी ब्लॉकेज आ जाएगा, तो इसलिए इसमें क्या है, अनुपस्थित, और ए बी के अंदर क्या होता है, अनुपस्थित। अब यहाँ क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन क्या आ गया, किस रक्त समूह में एंटीजन एंटीबॉडीज अनुपस्थित होता है, किस रक्त समूह में एंटीबॉडीज अनुपस्थित होता है, तो किस में होता है, ए बी में, किस में होता है, ए बी में। ऐसे ही जो ओ ग्रुप है, इस ओ ग्रुप के अंदर जो एंटीजन होते हैं, यानी प्रतिजन जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, और जो एंटीबॉडीज है, अब दोनों आ सकते हैं, यहां एंटीजन तो है ही नहीं, अनुपस्थित है, तो इसमें दोनों प्रतिरक्षी दोनों हैं, ए और बी, ए और बी, ध्यान रखना है। अब ये दोनों आगे, तो दोनों में से इसमें कौन सा है एंटीजन, कोई नहीं आ सकता, अगर कोई भी आए तो क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज आ जाएगा, तो इसलिए इसमें क्या रहता है, अनुपस्थित। तो याद रखना है, पहला क्वेश्चन कौन सा, कि किस रक्त समूह के अंदर एंटीजन जो है वो अनुपस्थित होता है, तो किस में होता है, ओ में। अगर पूछ ले किस रक्त समूह में एंटीबॉडीज अनुपस्थित होता है, तो वो क्या आ जाएगा, एपी, वो कौन सा आएगा, एपी। ओके, इसके अलावा जो सबसे कम की बात करें, सबसे कम रक्त समूह अगर पाया जाता है तो वो पाया जाता है एपी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सबसे कम पाया जाता है, कौन सा है, ए बी। 10% लोगों में ही क्या पाया जाता है, ए बी पाया जाता है, और सबसे ज्यादा की बात करें तो कौन सा है, बी। सबसे ज्यादा कौन सा है, बी है, याद रखना है। सबसे कम तो कौन सा है, ए बी। सबसे कम की बात करें तो है ए बी, और ये है सबसे ज्यादा। और परसेंटेज भी आपने याद रखनी है, परसेंटेज भी याद रखनी है, पूछ लिए जाते हैं अक्सर। ये ए है 25% लोगों में है, बी 35%, ए बी 10%, ओ 30% लोगों में पाया जाता है। ओके, अब आ जाता है कि रक्तदाता की बात करें। अब देखो यहां अपने पास क्या है, ए ग्रुप है, तो ए ग्रुप पे किस किस को जो रक्त है वो दे सकता है, वो एक तो ए को दे सकता है। अब बी को क्यों नहीं देगा, बी को इसलिए नहीं देगा कि बी के अंदर प्रतिरक्षी कौन सा आ गया, ए आ गया। जब ए आएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, इसलिए वो बी वाले को नहीं दे सकता। और इसके अलावा वो किसको नहीं दे सकता, ए बी को, किसको, ए बी को भी नहीं दे सकता है। तो और किसको दे सकता है, ओ को। ओ को क्यों दे सकता है, क्योंकि उसके अंदर तो दोनों है, ए और बी, ए और बी दोनों है, इसलिए वो दोनों को दे सकता है। यानी ए और ओ को क्या कर सकता है, ये रक्त जो है वो दे सकता है। इसी तरीके से बी वाला बी और ओ को दे सकता है, किसको, बी और ओ को। और जो ए बी वाला है ये सबको दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को, ए बी को और ओ को। क्यों दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन नहीं है, एंटीजन अनुपस्थित है, इसलिए ये सबको क्या कर सकता है, दे सकता है, ए बी। इसलिए सॉरी, ये लेने वाली बात है, यानी कि ए और ओ से तो कौन ले सकता है, ए ले सकता है, और बी और ओ से कौन ले सकता है, बी ले सकता है। ए बी ओ इनसे कौन ले सकता है, ए बी ले सकता है।
कौन? ए बी, यानी कि ए बी जो है वो सभी से क्या ले सकता है? रक्त जो है वो ले सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है सर्वग्राही। क्या बोला जाता है? सर्वग्राही। सर्वग्राही, सभी से ग्रहण करने वाला कौन है? ए बी। कौन है? ए बी है। ऐसे ही ओ जो है ये ओ से ही ले सकता है, सिर्फ ओ से ही क्या कर सकता है? ले सकता है, और दे सबको सकता है। ये देखो यहां ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहे हैं, ए बी को भी दे रहे हैं और ओ को भी दे रहे हैं। देखो तो ये सर्वदाता, ये भामाशा है। क्या है? भामाशा, सर्वदाता। सर्वदाता, सर्वदाता कौन है? ओ। सर्वदाता कौन है? ओ है, यानी कि भामाशा है ये कौन है? भामाशा है। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट बात पे। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है याद रखने आपने इसे रक्त समूह से जुड़ी हुई बातें। क्या है? रक्त समूह का वर्गीकरण प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर किया जाता है। पहली बात, रक्त समूह का जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया गया है? प्रतिजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसको एबीओ ग्रुप में बांटा है। ओके, रक्त समूह ए बी को, रक्त समूह ए बी को क्या कहेंगे? सर्वग्राही कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहेंगे। ये बात भी लिखी होती है, ध्यान रखना एग्जाम में। एग्जाम में इंग्लिश में भी लिखा होता है, तो इंग्लिश में भी याद रखना है क्या होता है? ये ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ओके, और जो ओ होता है ये अभी बताया मैंने सर्वदाता है, भामाशा है, यानी कि इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ओके, सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह कौन सा है? ए बी। कितना? कौन सा है? ए बी। और सबसे ज्यादा वाला कौन सा है? बी। सबसे ज्यादा वाला कौन सा है बच्चे? बी। बी कितना है? 35%। एक ए बी कितना है? 10%। ए बी कितना है? 10%। परसेंटेज इनका अवश्य याद रखना है आपने, परसेंटेज जो है वो अवश्य याद रखना है। एक चीज और पीछे ये भी याद कर लो, देखो ये भी आप ध्यान रखो, जो हमने यहां ये पढ़ा आरबीसी डब्ल्यूबीसी, इनका जीवन काल पूछ लिया जाता है अपने से। क्या पूछ लिया जाता है? जीवन काल पूछ लिया जाता है। तो जीवन काल भी याद रखो, जीवन काल, ठीक है, जीवन काल पूछ लिया जाता है। इसे आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी का होता है 12 से 20 दिन। कितना होता है? 12 से 20 दिन। और जो बिंबाणु होते हैं इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 7 दिन। कितना होता है? 7 दिन। ओके, तो ये ध्यान रखनी है, जीवन काल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आरबीसी का कितना है? 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का कितना है? 12 से 20 दिन। और बिंबाणु का, प्लेलेट्स का कितना है? 7 दिन। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट बात पे। अपने यहां थी, आगे आ जाता है आरएच फैक्टर। अब जो अपने ग्रुप पढ़े उस ग्रुप के जो बनाए वो किस आधार पर बनाए? प्रतिजन के आधार पर। किसके आधार पर? प्रतिजन के आधार पर बनाए। यानी कि ये जैसे रक्त है, क्या है? रक्त है, इसके अंदर इस तरीके की आकृति है, ये तो हो जाएगा प्रतिजन ए। क्या आ जाएगा? प्रतिजन ए। प्रतिजन ए आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा? प्रतिजन ए। और अगर ये इस तरीके से है यह आ जाएगा प्रतिजन बी। क्या आ जाएगा? प्रतिजन बी। समझ गए? और इसके अलावा एक और देखा गया जो इस आकृति का था, इसको बोला गया आर एच। इसको क्या नाम दिया गया? आर एच फैक्टर कहा गया। क्या कहा गया? आर एच फैक्टर कहा गया। और ये बात किसने देखी? ये देखी कोर्ल लैंडस्टीनर तो था ही था, इसके साथ में आ गया विनर। कौन आ गया? विनर आ गया। और किस पर देखी इन्होंने? मकाका रिसस नाम का एक बंदर था, उस बंदर में खोजा था। किसमें? मकाका रिसस नाम का बंदर था, उस बंदर में इसको खोजा। किसको? आरएच फैक्टर को। किसको खोजा? आरएच फैक्टर को। किसने खोजा? विनर में। अब देखो विनर किस में खोजा उसने? बंदर में। बंदर ने अपने क्या बोलते हैं? वानर। क्या बोलते हैं? वानर, है ना?
क्या बोलते हैं, वानर कहते हैं अपनी साधारण भाषा में। तो अपने इस वानर से याद रख लो वीनर, किसने, वीनर ने, समझ गए। वानर पर खोजा किसने, विनर ने, किसको, आरएच फैक्टर को, किसको, आरएच फैक्टर को। ओके, क्या है, आरबीसी की सतह पर ए बी प्रतिजन के अलावा पाया जाने वाला एक और एंटीजन है जिसको क्या कहा, आरएच फैक्टर। समझ गए। ये जो एंटीजन हमने पढ़े, इस आकृति का जो था वो ए था, ये इस आकृति का था वो बी एंटीजन था। अब एक इस तरीके का और देखा, उसको कहा गया, यानी कि ये भी क्या है, एंटीजन ही है एक प्रकार का। क्या है, एंटीजन ही है, यानी कि प्रतिजन ही है, और इसका नाम क्या रखा गया, आरएच फैक्टर रखा गया, यानी कि आरएच कारक रखा गया। ये किसने देखा, ये विनर ने देखा, और किस पर, मकाका रिसस नाम के बंदर में खोजा। बंदर मतलब वानर, वानर विनर, ठीक है। आरएच कारक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो रक्त समूह है इनको 8 प्रकार में बांट दिया। इस रूप में, कितने रूप में, 8 प्रकार बना दिए। पहले तो प्रतिजन ए और बी से तो कितने बनाए, 4 बनाए, कितने, 4 बने। इसके आधार पर पूछा जाए अगर ए तो कितने हैं, 4 प्रकार के रक्त समूह हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए आरएच फैक्टर के आधार पर कितने हैं, तो 8 है। तो कितने हैं बच्चे, 8 है, याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रतिजन ए, प्रतिजन बी, या सीधा लिखा है प्रतिजन के आधार पर रक्त समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। अगर पूछ लिया जाए आरएच फैक्टर के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, तो कितने वर्गों में बांटा गया है, 8 वर्गों में बांटा गया है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं अपनी। जो आरएच फैक्टर है, ये देखो उपस्थिति जो है ये पूछ ली जाती है, जिसके अंदर आरएच फैक्टर पाया जाता है। अब सब में ये पाया नहीं जाता है, प्रतिजन तो सब में पाया जाता है, या तो ए है या बी है, या ए है या बी है, या कुछ में अनुपस्थिति भी है ना। अब आरएच भी इसी तरीके से कुछ लोगों में पाया जाएगा और कुछ लोगों में नहीं पाया जाएगा। जो इसकी उपस्थिति पूरे विश्व के अंदर देखें, अगर किसमें, पूरे विश्व के अंदर देखें, पूरे विश्व में अगर देखें अपने, तो जो आरएच पाया जाता है वो है 80% लोगों में पाया जाता है। कितने, 80% लोगों में आरएच कारक पाया जाता है, और 20% लोगों में आरएच जो होता है वो अनुपस्थित होता है, यानी कि आरएच कारक नहीं पाया जाता है। और भारत में अगर बात करें, किसमें, भारत में बात करें अगर, तो भारत में 93% लगभग है, ये 93% लोगों में पाया जाता है लगभग, और 7% लोगों में आरएच कारक जो है वो नहीं पाया जाता है। ओके, जो पाया जाता है उसको तो बोल देंगे अपने आरएच प्लस, क्या बोल देंगे, आरएच प्लस, और जिसमें नहीं पाया जाता है उसको अपने कह देंगे आरएच माइनस, क्या बोल देंगे, आरएच माइनस। समझ गए, क्या है, आरएच प्लस और आरएच माइनस। ओके, हाँ जी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट बात, देखो अब ये जो आरएच की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो 8 वर्ग बनाए हैं, वो कौन कौन से 8 वर्ग है, तो देखिए आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे कहते हैं भी, आपका अपने साधारण पूछ लेते हैं तेरा जो ब्लड है वो किस ग्रुप का है, तो कहते हैं जी ए प्लस है, कोई कहता है ए माइनस है, कोई कहता है बी माइनस है ना, ऐसे अपने कहते हैं, कोई कहता है बी प्लस है। तो इस आधार पर अपने इनको बांट लिए। देखो जिसके अंदर ए ग्रुप है, कौन सा, ए ग्रुप है, और ए ग्रुप होने के कारण उसके अंदर आरएच भी अगर पाया जाए, ए ग्रुप है, यानी ए ग्रुप है तो प्रतिजन कौन सा होगा, ए होगा, प्रतिजन कौन सा होगा, ए होगा। अगर ए के साथ साथ में उसमें आरएच भी पाया जाए, कौन सा प्रतिजन पाया जाए, आरएच भी पाया जाए, यानी कि इस तरीके से भी ये है, ये तो ए आ गया, और इसके साथ में इस तरीके से और पाया जाए, ये तो हो गया प्रतिजन ए, क्या हो गया, प्रतिजन ए, और ये हो गया आरएच, कौन सा हो गया, आरएच। अगर जिसमें प्रतिजन ए है और आरएच भी है तो उसको कह देंगे ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओके, या ए प्लस बोल देंगे अपने। दूसरा, जिसके अंदर ए तो पाया जाएगा, प्रतिजन ए है, ये तो होगा, आरएच जो है वो नहीं पाया जाएगा,
RH नहीं पाया जाएगा, उसको अपने RH माइनस कह देंगे, यानी कि RH माइनस है अगर तो A नेगेटिव बोल देंगे, यानी कि A माइनस क्या है, A माइनस हो गया, यानी कि ये तो हो गया अपना पहला। दूसरा आ गया A माइनस। इसी प्रकार B वाले हो गए दो, जिसके अंदर RH पॉजिटिव है वो तो हो जाएगा B प्लस, और जिसमें RH फैक्टर नहीं है वो क्या हो जाएगा B माइनस। ओके, और AB वाला सेम इसी तरीके से, जिसमें RH फैक्टर है AB पॉजिटिव और जिसमें नहीं है वो क्या हो जाएगा AB नेगेटिव। इसी तरीके से O वाला, जिसके अंदर उपस्थित है वो तो क्या हो जाएगा O पॉजिटिव, और जिसमें RH फैक्टर नहीं है वो क्या हो जाएगा O नेगेटिव। तो ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है भी A पॉजिटिव में कौन कौन से प्रतिजन होते हैं। क्या भैया, क्या क्वेश्चन आ गया, दोबारा सुनिए। A पॉजिटिव में कौन कौन से प्रतिजन उपस्थित होते हैं, तो कौन कौन से A पॉजिटिव कह रहा है वो, तो A पॉजिटिव है, इसका मतलब A तो है ही है, A तो है ही है, और साथ में दूसरा कौन सा RH प्लस, कौन सा RH प्लस। ओके, अगर कह दे A नेगेटिव में कौन कौन से प्रतिजन उपस्थित है, तो ओनली A प्रतिजन, कौन सा, केवल A प्रतिजन। ध्यान रखना है, इसमें केवल यही आएगा, केवल A ही आएगा। नेगेटिव है RH, इसका मतलब उपस्थित नहीं है RH, समझ गए, हाँ जी। इसी तरीके से B में पूछा जा सकता है, इसी तरीके से AB में पूछा जा सकता है। अब कह दे आपको AB पॉजिटिव में कौन कौन से प्रतिजन उपस्थित होते हैं, तो इसमें A भी होता है, B भी होता है और RH भी होता है, समझ गए। AB में A भी है, B भी है और RH भी होता है। तो ध्यान रखना है, AB वाला इसके अंदर तीनों होते हैं, A, B और RH, ठीक है। और अगर AB माइनस कह दे तो इसमें A और B दो है, A और B दो है, ओके, RH माइनस नहीं है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो इस तरीके से इनके कितने वर्ग बना दिए, 8 वर्ग बना दिए। किस आधार पर, RH फैक्टर के आधार पर। RH फैक्टर के आधार पर रक्त के कितने समूह बनाए हुए हैं, 8 समूह। कितने समूह है, 8 समूह। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट बात पे। जो RH फैक्टर है इसको अपने साधारण रूप में ऐसे भी बोल देते हैं RHD, RHE, RH स्मॉल ई, RHC और RH स्मॉल सी। ये 5 भाग भी अपने इसके पढ़ते हैं अलग से, यानी कि कहते हैं भी RH फैक्टर के RH के रूप में कितने वर्ग बनाए हुए हैं, तो कितने वर्ग हैं, ये 5 वर्ग बनाए हुए हैं। कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग है, यानी कि RHD, RHE, RH स्मॉल ई, RH कैपिटल सी और RH स्मॉल सी। ध्यान रखना है, RH फैक्टर जो है, RH कारक जो है, RH कारक जो है, RH कारक, इसके कारक के आधार पर यानी कि RH के आधार पर कितने वर्ग बनाए हुए हैं, तो 5 वर्ग बनाए हुए हैं। कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग। ओके विद्यार्थियों, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट बात पे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात है सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी जो है, सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी है। कौन है, कौन है सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी, जो RH की बात है, RH की बात है, ये सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट बात है एक महत्वपूर्ण, ये बात याद रखें, देखो दुर्घटना के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव हो जाए अगर, या रक्त समूह का पता नहीं है अपने को, तो उस व्यक्ति को कौन सा रक्त दिया जाएगा, O। कौन सा दिया जाएगा, O चढ़ाया जाएगा। समझ गए भी, कोई ऐसी दुर्घटना होगी उसका रक्त समूह पता नहीं है, रक्त समूह पता नहीं है, या दुर्घटना नहीं हुई, साधारण भी अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह है वो पता नहीं है और रक्त समूह पता करने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसको कौन सा रक्त चढ़ाया जाएगा, ओ रक्त समूह जो है वो चढ़ाया जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। क्यों चढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये क्या है, भामाशाह है। क्या है, भामाशाह है भाई, ये क्या है, भामाशाह है, यानी कि सर्वदाता है। क्या है, सर्वदाता है। ओके, क्या है, सर्वदाता है। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट। रक्त संबंधी जो बीमारियां हैं
इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे रक्त से संबंधित बीमारियां जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली आ जाती है अपनी गर्भ रोगताणु कोरकता। कौन सी? गर्भ रोगताणु कोरकता। ये महत्वपूर्ण है, ये जो बीमारी है ये महत्वपूर्ण बीमारी है कि क्या है? गर्भ रोगताणु कोरकता। ये क्या होता है? यदि माता में RH नेगेटिव है और गर्भस्थ शिशु का जो RH पॉजिटिव आ जाए, अगर क्या होता है, अगर मान लो कोई पुरुष है और उसके अंदर RH उपस्थित है, समझ गए, यानी कि RH प्लस है, और यहां एक महिला है और इस महिला के अंदर RH जो है वो नेगेटिव है, यानी कि उपस्थित नहीं है, और इनका आपस में क्या हो गया? विवाह हो गया। क्या हो गया? विवाह हो जाए तो जो पहली संतान होती है, कौन सी? पहली जो संतान होगी, अगर उस पहली संतान का RH जो है वो पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। RH पॉजिटिव ही आएगा उसका, निश्चित है। और RH पॉजिटिव आ गया, अगर उसके तुरंत बाद एक इंजेक्शन होता है, वो इंजेक्शन अगर नहीं लगवाया तो दूसरी संतान जो होगी वो क्या होगी? या तो दूसरी जो संतान है, दूसरी संतान वो क्या होगी? या तो अपंग पैदा होगी। क्या पैदा होगी? अपंग पैदा होगी, या फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। इस रोग को ही बोलते हैं गर्भ रोगताणु कोरकता। क्या बोलते हैं? गर्भ रोगताणु कोरकता। समझ गए? हाँ जी। तो माता RH नेगेटिव है, गर्भस्थ शिशु क्या है? RH पॉजिटिव है। प्रथम प्रसव, जो प्रथम संतान होगी वो सामान्य होगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। द्वितीय गर्भावस्था में भ्रूण की गर्भ में ही मृत्यु हो सकती है, अभी बताया आपको, या अगर वो पैदा होगा तो अपंग पैदा होगा। क्या होगा? अपंग पैदा होगा। यदि शिशु जीवित रहे तो एक रोग से ग्रसित होता है जिसे गर्भ रोगताणु कोरकता कहा जाता है। यानी जो अपंग होगा, जो अगर वो अपंग होगा, उस अपंग के अंदर वो एक प्रकार का रोग होगा, और वो रोग पूरी जिंदगी उसका क्या है? सही नहीं हो सकता। उसको बोलते हैं गर्भ रोगताणु कोरकता, यानी कि उसे गर्भ में ही रोग जो है वो मिल गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा गर्भ रोगताणु कोरकता। समझ गए? क्या नाम पड़ा इसका? गर्भ रोगताणु कोरकता। यानी गर्भ के अंदर ही जो रोग मिल जाए जिसको, या जो गर्भ के अंदर ही रोग पैदा हो जाए, उसे क्या कहेंगे? अपने गर्भ रोगताणु कोरकता। समझ गए? हाँ जी। उपचार क्या है इसका? उपचार अभी बताया। यदि प्रथम प्रसव के 24 घंटे के भीतर एंटीजन RH-D, कौन सा एंटीजन? जो RH-D है, इसका टीका लगाया जाता है। किसका? एंटीजन RH-D टीका लगाया जाता है। यदि ये टीका लगवा लिया जाता है तो दूसरी संतान सामान्य होगी। अगर ये टीका नहीं लगवाया जाता है तो दूसरी संतान के अंदर ये समस्या आएगी, निश्चित है। ओके, हाँ जी। तो इसे कहा जाता है रोहगम प्रतिरक्षी। क्या कहा जाता है इसे? रोहगम प्रतिरक्षी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो एंटीजन RH-D टीका लगाया जाता है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रोहगम प्रतिरक्षी। क्या कहलाता है? रोहगम प्रतिरक्षी। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट, इससे संबंधित जो हमने अभी पढ़े रक्त समूह है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो है वो क्या है? देखो, 21 से 60 वर्ष की का व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। देखो, 21 से 60 साल तक का व्यक्ति जो है वो रक्तदान कर सकता है। 30 दिनों तक रक्त को रक्त बैंक में रखा जा सकता है। कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रक्त होता है वो रक्त बैंक वाले कितने दिन उस रक्त बैंक के अंदर रख सकते हैं? तो कितने दिन रख सकते हैं? 30 दिन तक। कितने दिन तक? 30 दिन तक। ओके। रक्त समूह ए वाले व्यक्ति रक्त समूह ये हमने पीछे बात कर ली, बी वाले इसको दे सकते हैं, और रक्त समूह ए बी वाले सभी को दे सकते हैं, ले सकते हैं। और रक्त समूह ओ ये सभी से रक्त ये ओ से ही ले सकता है और सभी को दे सकता है। रक्त को जमने से रोकने के लिए प्रतिस्कंदन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? प्रतिस्कंदन। कौन कौन से? एक तो होता है EDTA
दूसरा होता है सोडियम साइट्रेट और तीसरा सोडियम डेक्सट्रेट। यानी कि जो रक्त बैंक वाले हैं ये रक्त अपने जो रक्त इकट्ठा कर लेते हैं और रक्त इकट्ठा करने के बाद वो क्या करते हैं उसे 30 दिन के लिए उस बैंक के अंदर रखते हैं। तो वो किसके द्वारा जमता नहीं है, वो किसके कारण है, EDTA सोडियम साइट्रेट या सोडियम डेक्सट्रेट के द्वारा नहीं जमता है। इनको उसके साथ मिला दिया जाता है उस रक्त के अंदर। समझ गए? तो याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, आगे जो रक्त संबंधी बीमारियां पढ़ रहे थे अपने, तो एक हमने महत्वपूर्ण बीमारी थी गर्भ रोगताणु कोरकता, उस पर चर्चा की। अब गर्भ रोगताणु कोरकता के बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो बीमारियां हैं वो है, पहली है उसके अंदर हीमोफीलिया। कौन सी आ गई? हीमोफीलिया। ये मोस्ट है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर, याद रखें इस चीज को। कौन सी है? हीमोफीलिया। ये रुधिर का थक्का जमाने के लिए उपयुक्त एक विशेष जीन की कमी जो है वो कर देती है। ये क्या कर देती है? कमी कर देती है एक प्रकार की, जो रुधिर का थक्का जमने का काम करता है। थक्का जमाने का काम कौन करता है? प्लेलेट्स। कौन करता है? प्लेलेट्स। उस प्लेलेट्स जो जीन था उस जीन की क्या कर देगा? ये कमी कर देगा। समझ गए? दूसरा है, इसे रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो रोग वाहक होता है वो कौन होता है? माता होती है। कौन होती है? माता होती है। ठीक है, यानी कि एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम समझौते हैं, जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र जो है एक्स, उसके अंदर क्या है वो क्या होगा? रोग वाहक होगा, यानी कि रोग को फैलाने वाला। रोग वाहक का मतलब है रोग को फैलाने वाला। समझ गए? तो इसमें रोग वाहक कौन है? माता है। माता के अंदर जो है वो क्रोमोसोम सारे क्या होते हैं? एक्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्स होते हैं। दूसरा आ जाता है सिकल सेल एनीमिया, या एनीमिया नाम से अपने जानते हैं इसको, सिकल सेल एनीमिया, या साधारण भाषा में इसको अपने क्या बोलते हैं? एनीमिया रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमिया। इसमें आरबीसी का जो शेप है वो हंसियाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? हंसियाकार। अब क्वेश्चन आ गया कि किस रोग के अंदर आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है? किस रोग के अंदर आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है? तो किसके? सिकल सेल एनीमिया। किसके? सिकल सेल एनीमिया के द्वारा। इसमें ग्लू एमिनो एसिड की जगह वैलिड एमिनो एसिड आ जाता है। किसकी? ग्लू की जगह कौन सा आ जाता है? वैलिड आ जाता है। ओके, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट बात, तीसरा आ जाता है थैलेसीमिया। कौन सा आ गया? थैलेसीमिया रोग आ गया। यह भी अक्सर पूछ लिया जाता है, इससे संबंधित भी बातें पूछ ली जाती है। ये आरबीसी का जीवन काल जो होता है उसको कम कर देता है। इसके वो जीवन काल को, इसका जीवन काल कितना था आरबीसी का? आरबीसी का जीवन काल मैंने अभी बताया आपको। आरबीसी का जो जीवन काल है, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है। इसको ये कम कर देता है। क्या कर देता है? कम कर देता है। यानी कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो 40 से 50 दिन में ही होने लगता है, यानी 40 से 50 दिन ही कर देता है ये 120 की बजाय। समझ गए? हाँ जी। चौथा आ जाता है वर्णांधता। कौन सा आ जाता है? वर्णांधता। इसके अंदर रेड और ग्रीन कलर जो है ना, रेड और ग्रीन कलर है, इसमें व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है। क्या? रेड और ग्रीन कलर जो है इसके अंदर अंतर नहीं कर पाता है। उस रोग को बोलते हैं वर्णांधता। क्या बोलते हैं? वर्णांधता। समझ गए? और इसमें जो रिसेसिव जो सेक्स है वो है लिंक्ड। ठीक है, रिसेसिव जो सेक्स होता है, यानी कि अपने यू बोलते हैं भी, जो सही तरीके से या सुरक्षा उपायों के द्वारा जो नहीं किया जाता है सेक्स, उसके द्वारा ये रोग जो होता है ये फैलता है। इसमें भी रोग वाहक जो होती है वो कौन होती है? माता होती है। कौन होती है? माता होती है। ओके, हाँ जी। तो ये थे रक्त से संबंधित रोग। क्या थे? रक्त से संबंधित रोग। दोबारा देख लें आज हमने क्या पढ़ा, उसके ऊपर दोबारा एक बार देख लें। हमने सबसे पहले बात की हमने रक्त समूह की। रक्त समूह
जो है रक्त जो होता है ये किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है। रक्त किन से मिलकर बना होता है? प्लाज्मा और कणिकाओं द्वारा मिला होता है। आरबीसी, आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स ये किस में पाए जाते हैं? प्लाज्मा में। क्या काम है इनका? गैसों का विनिमय और परिवहन करना, गैसों का विनिमय और परिवहन। गैसें कौन सी है? O2 और CO2, O2 और CO2, O2 और CO2 याद रखना है, ठीक है। और श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये रोगाणुओं से रक्षा करता है। बिंबाणु जो प्लेटलेट्स होती है ये रक्त वाहिनियों की सुरक्षा और रक्त स्राव रोकने में मदद करते हैं। ये इनके जीवन काल है। जीवन काल से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इनको याद रखें अच्छे से। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात है, हमने क्या की, जो रक्त समूह है इसकी खोज जो है वो किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसके अंदर दो तत्व पाए जाते हैं, एक तो प्रतिजन और एक होता है एंटीबॉडीज। एक तो प्रतिजन पाया जाता है, एक है एंटीबॉडीज। प्रतिजन, प्रतिजन दो प्रकार के होते हैं, ए और बी, जिनको अपने कैपिटल ए और कैपिटल बी कहेंगे। और प्रतिरक्षी जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। जो प्रतिजन होते हैं ये कहाँ उपस्थित होता है? आरबीसी की सतह जो होती है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर उपस्थित होता है। और प्रतिरक्षी जो होता है, एंटीबॉडीज जो होते हैं, ये प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होती है उसके अंदर उपस्थित होता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात की हमने, जो आरबीसी है इसकी उपस्थिति जो है वो किसमें है? आरबीसी की उपस्थिति तो बताइए आपको, प्लाज्मा में। कहां पर है? प्लाज्मा में। सॉरी, इसकी प्रतिरक्षी की, प्रतिरक्षी है वो तो कहां पाया जाता है? देखो प्लाज्मा में, समझ गए? ये तो कहां है? प्लाज्मा में है। और प्रतिजन है वो कहां है? आरबीसी में। वो कहां पाया जाता है? आरबीसी में। ओके, ध्यान रखना ये बात। फिर प्रतिजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसको रक्त समूह को एबीओ समूह में बांटा। एबीओ रक्त समूह में बांटा। एबीओ से कितने ग्रुप बनाए? 4 ग्रुप बना लिए, ए बी, ए बी और ओ। समझ गए? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रतिजन के आधार पर रक्त समूह को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ए बी और ओ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात हमने यहाँ की, जो ए है इसके अंदर प्रतिजन ए पाया जाएगा, ए ग्रुप है तो प्रतिजन ए होगा। और इसके विपरीत एंटीबॉडीज होगा। विपरीत क्या होगा? एंटीबॉडीज होगा। और बी है तो बी प्रतिजन होगा और ए क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षी आ जाएगा। ए बी जो है इसमें दोनों पाए जाएंगे और अनुपस्थित कौन होगा? एंटीबॉडीज। इसी तरीके से ओ में जो प्रतिजन है वो तो क्या है? अनुपस्थित है और एंटीबॉडीज जो है वो दोनों पाए जाते हैं। ओके, हाँ जी। सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा ग्रुप पाया जाता है? बी ग्रुप सबसे ज्यादा व्यक्तियों में पाया जाता है। और सबसे कम ए बी ग्रुप जो है वो सबसे कम व्यक्तियों में पाया जाता है। ओके, हाँ जी। जो ए है, ए जो व्यक्ति है ये किस किस से रक्त ले सकता है? ए से ले सकता है और बी से ले सकता है। बी वाला बी से ले सकता है और ए किस से ले सकता है? ओ से। और ए बी जो है ये ए बी और ओ से। और इसलिए इसको क्या कहा गया? सर्वग्राही, सभी से ग्रहण करने वाला। सर्वग्राही, सभी से ग्रहण करने वाला। और ओ ये देखो सबको दे रहे हैं, ए को भी दे रहे हैं, बी को भी दे रहे हैं और ए बी को भी दे रहे हैं और ओ को खुद को भी दे रहा है। इसलिए इसको कहा जाता है सर्वदाता। क्या कहा जाता है? सर्वदाता, यानी भामासा। क्या है? भामासा है वो। कौन है? भामासा है। ठीक है, हाँ जी। फिर अपने इससे संबंधित जो हमने अभी बात की, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको एक साथ लिख लिया हमने। देखो, रक्त समूह का जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया गया? प्रतिजन के उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर इनका समूह विभाजन किया गया। कितने भागों में? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। और 4 भाग किससे बनाए? एबीओ से। एबीओ रक्त समूह से। याद रखना है, ये भी रक्त समूह। एबीओ रक्त समूह से क्या बनाए? 4 भाग बनाए इसके। किसके आधार पर? प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। जो रक्त समूह ए बी है इसको मैंने अभी कहा क्या बोला जाता है? सर्वग्राही। अब क्या होता है एग्जाम में आजकल हिंदी वाले शब्द कम
अंग्रेजी वाले शब्द ज्यादा यूज करते हैं, अंग्रेजी वाले शब्द जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सर्वग्राही को कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब क्वेश्चन आ गया कि एग्जाम में यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे कहा जाता है? तो कौन है? ए बी। कौन है? ए बी। ध्यान रखना है। ऐसे ही ओ जो है ये सर्वदाता है, भामाशा है, इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल डोनर। क्या कहेंगे? यूनिवर्सल डोनर। ओके। और सबसे, अभी बात की, सबसे कम जो रक्त है वो किस ग्रुप का है? ए बी। यानी कि सबसे कम व्यक्तियों में ए बी पाया जाता है। कितने परसेंट? 10% लोगों में ही ए बी पाया जाता है। और सबसे ज्यादा, अभी बताई मैंने, सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? सबसे ज्यादा बी ग्रुप पाया जाता है। कितने परसेंट है? 35% लोगों में पाया जाता है। कितने परसेंट है? 35% लोगों में पाया जाता है। ओके। नेक्स्ट बात, RH फैक्टर आ गया। इसके बाद मैंने आपको कहा कि कोई रक्त है, इस रक्त के ऊपर दो प्रकार के प्रतिजन हमने देखे। एक तो प्रतिजन ए, एक प्रतिजन इस प्रकार का जो होता है उसको बी कहा हमने। इसके आधार पर 4 भागों में बांट दिया इनको। लेकिन इसके अलावा एक प्रतिजन और देखा गया। किसके द्वारा देखा गया? विनर के द्वारा देखा गया। किसके द्वारा? विनर के द्वारा देखा गया, है ना? किसके द्वारा? विनर। और विनर इसने किस पे खोज की? बंदर पर। और बंदर को अपने सामान्य भाषा में क्या बोल देते हैं? वानर। क्या बोल देते हैं? वानर। तो वानर से क्या बना लो? विनर। क्या बना लो? विनर। ओके। तो जो बंदर था उसका नाम क्या था? मकाका रिसस। तो RH की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 8 प्रकार हमने पढ़े। कितने प्रकार पढ़े? 8 प्रकार। जो RH है 80% लोगों में पूरे विश्व के अंदर पाया जाता है और 20% नहीं पाया जाता है। भारत में लगभग 93% लोगों में RH पाया जाता है और 7% लोगों में नहीं पाया जाता है। ओके। हाँ जी। और ये 8 प्रकार हमने पढ़े जो RH फैक्टर के आधार पर जो इनका वर्गीकरण हुआ। किसने किया? विनर ने किया। ये आगे अपने पास है जो RH फैक्टर है उसके। ठीक है। नेक्स्ट है जो ये दुर्घटना वाली बात, आप अच्छे से याद रख लेना। रक्त संबंधी बीमारियां, सबसे महत्वपूर्ण बीमारी गर्भ रोगताणु कोरकता बीमारी। कौन सी? गर्भ रोगताणु कोरकता। ओके। उसके बाद हमने स्पेशल पॉइंट पढ़े इसके, और उसके बाद 4 बीमारियां जो अन्य थी उनके बारे में हमने चर्चा की। तो ये था रक्त समूह आज का टॉपिक अपना। तो इससे संबंधित क्वेश्चन है, मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। तो रक्त से संबंधित आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपको जो मैंने यहां बात बताई है इसके अलावा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर रक्त से क्वेश्चन आता है तो, रक्त से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो जो आपको आज की क्लास में बताई गई बात है इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आज की क्लास अपने यही समाप्त करते हैं। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक आपने शेयर करना है ताकि विज्ञान से संबंधित 10 से 12 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, कितने? 10 से 12 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो क्वेश्चन गलत ना हो। वो क्वेश्चन गलत ना हो। और गलत कब नहीं होंगे? यदि आप हमारे साथ जुड़ोगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे, ये मेरी गारंटी है। और जो आपको यहां बताया जाएगा उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और इसके अलावा दूसरा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं आपको। आपने इतना पढ़ लिया, इसमें से बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको रॉकेट साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रॉकेट नहीं पढ़ना है आपने सिर्फ और सिर्फ कौन सी? जनरल साइंस पढ़नी है, जो हमारी दैनिक दिनचर्या के अंदर जो काम आती है उसे विज्ञान से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको इंजीनियरिंग वाली साइंस नहीं पढ़नी है, वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।